हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और आज के इस वीडियो में आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश के मात्रक क्या हैं, वैद्युत आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है और वैद्युत आवेश के क्या क्या गुण हैं। तो आज का ये वीडियो जो होगा वह आवेश के बेसिक चीज़ों से जुड़ा हुआ होगा। इसमें हम लोग बहुत सारी बेसिक चीज़ों का बात करेंगे जो कि आने वाले लेक्चर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आवेश से संबंधित सारी बेसिक चीज़ों को जानिए, ठीक है। तो आज के जो चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, वैद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश जिसको इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दूं, वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का एक मौलिक गुण है जिसके कारण यह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करता है अथवा अनुभव करता है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण ये वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण यह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न अथवा अनुभव करता है। ओके, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ पे मैं लिख दूँगा। आप इस वीडियो को स्टॉप करके क्या कर सकते हैं, अच्छे से एक व्यवस्थित नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है और इसको हम लोग स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ओके। इसका जो एसआई मात्रक है, वैद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वह कूलाम है और कूलाम को हम लोग कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है और इसको हम लोग कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, ओके। यह एक अदिश राशि है
अदिश राशि है। वैद्युत आवेश का ESU या CGS मात्रक स्टेट कूलाम है। स्टेट कूलाम है, जिसको हम लोग फ्रैंकलिन भी कहते हैं। फ्रैंकलिन भी कहते हैं, ठीक है। वैद्युत आवेश का ESU यानी कि स्थिर वैद्युत मात्रक अथवा CGS मात्रक स्टेट कूलाम है, जिसको हम लोग फ्रैंकलिन भी कहते हैं। और आपको शायद पता होगा कि एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इस सारी चीज़ें मैं आवेश से रिलेटेड चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है। वन फैराडे इक्वल्स टू होता है 96,500 कूलाम। 1 फैराडे इक्वल्स टू होता है 96,500 कूलाम। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं वैद्युत आवेश के अन्य छोटे मात्रक। फैराडे बहुत बड़ा मात्रक है, ठीक है, कूलाम भी बहुत बड़ा मात्रक है। तो आवेश के अन्य मात्रक, आवेश के जो अन्य मात्रक हैं, मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, पिको कूलाम, नैनो कूलाम, ये सब आवेश के छोटे मात्रक हैं। यहाँ पे देखिए, पहले मैं लिख दे रहा हूँ मिली कूलाम, ठीक है। 1 मिली कूलाम इक्वल्स टू होता है 10⁻³ कूलाम। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं इससे भी छोटा मात्रक माइक्रो कूलाम। आवेश का मिली कूलाम से भी छोटा मात्रक है माइक्रो कूलाम, और 1 माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम होता है। माइक्रो कूलाम से छोटा मात्रक है नैनो कूलाम। और नैनो कूलाम में 10⁻⁹ कूलाम होता है। 1 नैनो कूलाम में 10⁻⁹ कूलाम होता है। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे पिको कूलाम। ध्यान दीजिए, 1 पिको कूलाम में 10⁻⁻15 कूलाम होता है। ये आवेश के अन्य छोटे मात्रक हैं और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इनको ज़रूर याद रखेंगे और ज़रूर समझ गए होंगे। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। ओके, वीडियो रोक करके आप ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अब हम लोग बात करते हैं वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार, वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो आप सभी को, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वैद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिए, वैद्युत आवेश के प्रकार
ठीक है। तो वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। पहला है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। ओके। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ करके, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक धनावेश है और यहाँ पर एक धनावेश है, तो इन दोनों धनावेशों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। यह इसको रिपेल करेगा और ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास दो ऋण आवेश हैं, तो ये दोनों आवेश भी एक जैसे हैं, सजाती हैं, एक ही प्रकृति के हैं, तो ये दोनों आवेश भी क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, मतलब सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण। दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ओके। जैसे यहाँ पर एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। धन वाला आवेश ऋण आवेश को अपनी ओर खींचेगा और ऋण आवेश धन आवेश को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कितना बल कार्य करता है, कितना आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग वैद्युत आवेश से संबंधित ही चीज़ों का ही अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इनको। आवेश के छोटे बड़े मात्रक आप जरूर याद रखे रहिएगा, और इसका प्रतीक क्या है, इसको हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, सारे। ओके, नोट कर लिया? ओके, ठीक है। अब देखिए, किसी भी वस्तु पर वैद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है? किसी भी वस्तु पर वैद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है, अब हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, आवेशन की विधि, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आवेशन की 3 विधियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आवेशन की 3 विधियाँ पढ़ेंगे। इसमें से जो पहली विधि है वो है घर्षण विधि। घर्षण विधि, इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग दो विपरीत प्रकार की वस्तुओं को लेकर आपस में रगड़ें, तो उसमें क्या होता है? एक वस्तु पर धन आवेश हो जाता है और दूसरी वस्तु पर ऋण आवेश आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओके, यह वस्तु A है और यह वस्तु B है। इन वस्तुओं पर प्रारंभ में कोई आवेश नहीं है। जब इनको आपस में रगड़ेंगे तो एक पर क्या होता है? एक वस्तु पर धन आवेश आ जाता है और दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋण आवेश आ जाता है। एक वस्तु पर जितना धन आवेश आता है उतना ही दूसरी वस्तु पर क्या होता है? ऋण आवेश आ जाता है। इसमें क्या होता है? एक वस्तु में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, ठीक है। एक वस्तु में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में चले जाते हैं।
जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु पर धनावेश आता है और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उस वस्तु पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, बहुत मैं आराम से इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। ओके, दूसरा विधि है चालन विधि। चालन विधि, ठीक है। चालन विधि में क्या होता है, एक वस्तु होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरी, यहाँ पर एक अनावेशित वस्तु है, इस पर कोई आवेश नहीं है, ये वस्तु भी है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक आवेशित वस्तु के समीप लाते हैं, एक आवेशित वस्तु के कांटेक्ट में लाते हैं। जब कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, पहली वस्तु से कुछ आवेश दूसरी वस्तु में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर हम अलग अलग करेंगे देखते हैं, एक वस्तु पर कुछ धनावेश रह जाएगा और दूसरी वस्तु पे कुछ धनावेश आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं पहली वस्तु पर कोई आवेश नहीं है, दूसरी वस्तु पर आवेश है। जब इनको आपस में कांटेक्ट कराया जाता है, संपर्क में लाया जाता है, ठीक है, तो पहली वस्तु से कुछ आवेश दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। इस विधि से दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। तीसरी विधि है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, ठीक है, प्रेरण विधि में क्या करते हैं, हम लोग दोनों वस्तुओं को कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, यहाँ पर हम लोग एक आवेशित वस्तु के समीप दूसरी अनावेशित वस्तु को लाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही हम लोग धन आवेशित वस्तु को इस अनावेशित वस्तु के पास लाएंगे तो इस अनावेशित वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, धन आवेशित वस्तु की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, और जो धन आवेश होते हैं वो दूसरी ओर शिफ्ट हो जाते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे सिरे को हम लोग पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, दूसरे सिरे को पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। तो जो धन आवेश है इस सिरे का वो पूरा कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, और दूसरी वस्तु पर केवल क्या बच जाता है, ऋण आवेश बच जाता है। ठीक है, इस तरह से दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, घर्षण विधि द्वारा हम लोग जिन वस्तुओं को आवेशित करते हैं उसमें दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश आते हैं, और चालन विधि द्वारा आवेशित की गई वस्तुओं में दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश आता है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि दोनों वस्तुओं पर आवेश का परिमाण क्या हो, समान हो। प्रकृति समान होती है लेकिन आवेश का परिमाण समान नहीं होता है। घर्षण द्वारा आवेशित की गई वस्तुओं में जो आवेश उत्पन्न होता है उन दोनों वस्तुओं का आवेश परिमाण में समान होता है परंतु प्रकृति में विपरीत होती है। प्रेरण द्वारा जब हम लोग वस्तुओं को आवेशित करते हैं तो इसमें दोनों वस्तुओं पर आवेश का परिमाण समान होता है लेकिन जो प्रकृति होती है वो विपरीत होती है। ओके, ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ओके, आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं वो सब किससे मिलकर बने हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं और प्रत्येक परमाणु में
3 मौलिक कण होते हैं। प्रत्येक परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह 9.1 × 10⁻³ kg होता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह 1.673 × 10⁻27 kg होता है और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.675 × 10⁻27 kg होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वह -e के बराबर होता है, जहाँ -e क्या है, मूल आवेश है और मूल आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन का जो आवेश होता है वह +e के बराबर होता है, जहाँ पे e क्या है, मूल आवेश, तो इसका मान हो जाएगा +1.6 × 10⁻19 कूलाम। और जो न्यूट्रॉन का द्रव्य आवेश है वो क्या होता है, 0 होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यह उदासीन होता है। ठीक है, परमाणु के जो मौलिक कण हैं, मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनमें से जो भारी कण हैं जैसे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, यह परमाणु के अंदर एक बहुत छोटे से भाग में केंद्रित होते हैं, स्थित होते हैं, जिसको हम लोग नाभिक बोलते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसी नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बेस, ये नाभिक हो गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए, अगर किसी भी मेथड से हम लोग इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, अगर किसी भी मेथड से हम लोग इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकाल देते हैं तो इस परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है प्रोटॉन पर उतना ही धन आवेश होता है। तो किसी भी परमाणु में, जब परमाणु उदासीन अवस्था में होता है तो किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात किसी परमाणु में कुल प्रोटॉनों का आवेश और कुल इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है उसका परिमाण बराबर और प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है। तो अगर हम लोग किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का कुल आवेश निकालें तो 0 होगा, यानी कि परमाणु क्या होता है, वैद्युतीय उदासीन होता है। अब देखिए, किसी भी मेथड से अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो इसमें एक प्रोटॉन अधिक हो जाता है, यानी कि एक प्रोटॉन का जो धन आवेश होगा वो अधिक हो जाएगा और इस प्रकार से वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। अगर इसमें हम लोग बाहर से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो ऋण आवेश है वह अधिक हो जाता है। इस प्रकार ये जो वस्तु होती है वो ऋण आवेशित हो जाती है। ठीक है, किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसको हम लोग इस सूत्र से ज्ञात करते हैं, Q = N × E। ओके, Q = ±N × E, जहाँ N क्या है, उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है और E क्या है, E क्या है, मूल आवेश, और मूल आवेश का मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ओके, तो ये हो गया आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। साफ शब्दों में कहें तो किसी भी वस्तु पर आवेश तभी आता है जब उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता होती है। अगर उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है
तो उस वस्तु पर धन आवेश उत्पन्न होगा। अगर उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस वस्तु पर कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। ओके, ये हो गया हमारा आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ओके, चलिए इससे हम लोग एक क्वेश्चन लगाते हैं। इस सूत्र से हम लोग एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु पर +1 कूलाम आवेश है, उस वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ओके, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ओके, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हम जानते हैं Q इक्वल्स टू क्या होता है, N इंटू E। चूँकि वस्तु पर धन आवेश है, इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि मैंने इसके पहले बता दिया है कि अगर वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उस वस्तु पर धन आवेश आएगा, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो उस वस्तु पर ऋण आवेश आएगा। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पर वस्तु पर धन आवेश है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। अब कितनी कमी है उसको हम लोग इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे N इंटू E। हमको N का मान ज्ञात करना है तो 1 अपान हो जाएगा E। ओके, E यहाँ पर मूल आवेश है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 16। पावर हटाएंगे 10 होगा और 10 पे -19 ऊपर जाएगा, +19 होगा। +19 में से 1 घटाएं, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किए और पावर 1 कम कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18। यहाँ से देखिए जो चूँकि यहाँ पर n का वैल्यू आया है 6.25 इंटू 10⁻18, इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। क्योंकि वस्तु पर धन आवेश है इसीलिए इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, वहाँ पर कमी होगी। ओके, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी वस्तु में 500 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, उस वस्तु पर कितना आवेश है। ठीक है, ओके, इसका सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में n का वैल्यू दे दिया है 500। ठीक है, और पूछ रहा है आवेश का मान। तो हम लोग जानते हैं Q इक्वल्स टू क्या होता है, N इंटू E। n का वैल्यू 500 और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, अब देखिए 16 से 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, हम लिख सकते हैं 50 इंटू 16 10⁻⁻19। यहाँ 800 इंटू 10⁻⁻19, या हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम। ओके, ये हो जाएगा उस वस्तु पर आवेश। और चूंकि वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अतः कैसा होगा, ऋण आवेश होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आवेश से संबंधित क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हम चलिए आवेश का अब हम लोग गुण पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश के गुण क्या क्या हैं। मेरा ये जो लेक्चर है
बेसिकली यूपी बोर्ड से संबंधित है, मुख्यतः यूपी बोर्ड से संबंधित है। आपको इसमें आईआईटी जेईई या कंपटीशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलेगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारा है वैद्युत आवेश के गुण। वैद्युत आवेश के गुण, पहला है वैद्युत आवेश संरक्षित होता है। वैद्युत आवेश संरक्षित होता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ आवेश को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, किसी भी विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है वो संरक्षित होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यह एक वस्तु है और एक दूसरी वस्तु। प्रारंभ में दोनों वस्तुओं पर आवेश क्या है? शून्य है, ठीक है। इस पर भी आवेश शून्य है और इस पर भी आवेश शून्य है, ठीक है। इन दोनों का जो कुल आवेश है वह कितना है? शून्य प्रारंभ में। कितना हो जाएगा? 0। जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में हम लोग रगड़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पहली वस्तु पर +2 कूलम आवेश आ जाता है और दूसरी वस्तु पर -2 कूलम आवेश आ जाता है। अगर हम लोग अब नेट आवेश निकालें तब कितना हो जाएगा? +2 -2 = 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ने से पहले इन दोनों वस्तुओं का जो कुल आवेश था 0 था, और जब दोनों वस्तुओं को आपस में हमने रगड़ा तो एक वस्तु पर धन आवेश आ गया और दूसरी वस्तु पे ऋण आवेश आ गया। चूँकि हम पढ़े हैं कि दोनों अगर दो वस्तुओं को आपस में हम लोग रगड़ते हैं तो एक वस्तु पर जितना धन आवेश आता है दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋण आवेश आता है। तो यहाँ पर दिखा दिया, हम एग्जाम्पल लिए हैं। मान लेते हैं पहली वस्तु पर +2 कूलम आवेश आया है और दूसरी वस्तु पे -2 कूलम आवेश आया है। अब अगर इन दोनों वस्तुओं के निकाय का हम लोग कुल आवेश निकालें तब भी इस निकाय का कुल आवेश क्या है? 0 है। रगड़ने से पहले भी कुल आवेश 0 है और रगड़ने के बाद भी कुल आवेश 0 है। तो इससे सिद्ध होता है कि वैद्युत आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है वैद्युत आवेश योज्य होता है। ठीक है, यानी कि वैद्युत आवेश को हम लोग क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, ठीक है। किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत आवेश योज्य होता है, इसका मतलब है किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है वह उस निकाय में उपस्थित कुल आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए, इस निकाय में कितने आवेश हैं? 4 आवेश हैं, +Q1 +Q2 +Q3 -Q4। तो अगर हम लोग बात करें तो कुल आवेश का Q1 +Q2 यहाँ पे +Q3 -Q4 इस निकाय का कुल आवेश हो जाएगा, ठीक है। थर्ड देखिए, वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी निकाय पर जो आवेश होता है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वह मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, ठीक है।
किसी निकाय पर जो आवेश होता है Q, वह मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यहाँ पर n का वैल्यू होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वह मूल आवेश का आधा, 1/4, 2/4 ऐसा नहीं होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वह मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, जहाँ पर मूल आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। या किसी वस्तु में पाया जाने वाला सबसे न्यूनतम, सबसे कम आवेश है। किसी भी वस्तु पर इससे कम आवेश नहीं हो सकता है। इसलिए जो किसी भी वस्तु पर आवेश होता है वो मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वैद्युत आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है। मतलब आवेश का जो मान होता है उसकी चाल पर निर्भर नहीं करता है। जितना आवेश उसका विरामावस्था में होता है उतना ही आवेश उसकी गतिक अवस्था में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आवेश अगर तेज़ी से जा रहा है और कि एक शांत बैठा है तो उन दोनों स्थितियों में उसका आवेश समान होगा। अगर चुपचाप बैठा है ऐसे चोरों की तरह छिप करके, तब भी उसका आवेश क्या होगा, उतना ही होगा। अगर वो भागने लगेगा पुलिस को देख करके, तब भी उसका आवेश उतना ही होगा। ठीक है, ओके, ये हो गए वैद्युत आवेश के गुण। ओके, आप इन सारी बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा। अब हम लोग वैद्युत आवेश और द्रव्यमान के बीच तुलना करेंगे। ठीक है, वैद्युत आवेश तथा द्रव्यमान में तुलना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं वैद्युत आवेश और यहाँ पे दूसरे कॉलम में हम द्रव्यमान को मेंशन कर दे रहे हैं। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत आवेश और द्रव्यमान के बीच तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। पहला देखिए, वैद्युत आवेश और द्रव्यमान दोनों अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, वैद्युत आवेश का मात्रक कूलम है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ओके, दूसरा देखिए, यह धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो हो सकता है। वैद्युत आवेश का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, जबकि द्रव्यमान का मान हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। तीसरा देखिए, आवेश क्वांटीकृत होता है। जबकि द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं होता है। आवेश का हम लोग एक निश्चित न्यूनतम मान पता है। ठीक है, आवेश का हम लोगों को एक निश्चित न्यूनतम मान पता है, लेकिन द्रव्यमान का कोई भी निश्चित न्यूनतम मान नहीं पता है। फोर्थ देखिए, आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि जितना उसका मान विरामावस्था में होता है उतना ही मान उसका गतिक अवस्था में होता है। जबकि आवेश जो द्रव्यमान का मान होता है वह चाल पर निर्भर करता है। जो गतिक द्रव्यमान होता है वह स्थैतिक द्रव्यमान का 1/√1 - v²/c² गुना होता है। ठीक है, यानी कि जो द्रव्यमान होता है वह चाल पर निर्भर करता है। पांचवा देखिए,
आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है। लेकिन द्रव्यमान आवेश से संबंधित नहीं होता है। नहीं होता है, यानी कि आवेश, द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व ही नहीं है। द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व है। अगर किसी वस्तु में आवेश नहीं है फिर भी उसमें द्रव्यमान होगा, लेकिन अगर किसी वस्तु में कहीं पर द्रव्यमान नहीं है तो वहाँ पर आवेश नहीं होगा। द्रव्यमान है तभी आवेश है, ठीक है, लेकिन इसके विपरीत सही नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, और इस लेक्चर में हम लोगों ने आवेश से संबंधित बेसिक चीज़ों का अध्ययन किया है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ओके, जय